मॉर्निंग बच्चों। तो अपने 2 लेसन पूरे हो गए, एक तो जीव प्रक्रम और दूसरा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में अभ्यास के क्वेश्चन कुछ रह रहे थे, तो मैंने आज उनको भेज दिया, तो आप खुद हल करें उनको, क्योंकि पूरा लेसन मैंने आपको समझा दिया है। तो अब तीसरा लेसन हम करेंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो पहले हम प्रकाश यानी ऐसा स्रोत जो हमें इस प्रकृति का दृश्य दिखाता है, वो प्रकाश है। प्रकाश की वजह से हम देख सकते हैं, बिना प्रकाश के हम कुछ नहीं देख सकते। तो मैं क्योंकि ज़्यादा गहराई में जाते हैं ना, तो वीडियो बड़ा बन जाता है, तो मेन बातें आपको मैं बता देता हूँ। तो पहले हम टॉपिक लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये तो प्रकाश का परावर्तन होता है कि किसी चमकदार सतह से प्रकाश का टकरा करके उसी माध्यम में वापस चला जाना। यानी माध्यम दो, जैसे वायु है, प्रकाश आ रहा है, किसी चिकनी सतह यानी जैसे दर्पण है, शीशा जिसे हम मुंह देखते हैं, शीशा बोलते हैं अपनी देसी भाषा में, लेकिन वो है दर्पण है। तो उस दर्पण से प्रकाश टकरा करके वापस चला जाता है, उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये शायद 7वीं क्लास में भी था ये टॉपिक, 8वीं 7वीं में। तो यानी इसके लिए क्या होती है कि चमकदार सतह होनी चाहिए। तो हमें कोई वस्तु कैसी दिखाई देती है, क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और वो हमारी आंखों में आता है, तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो वो होता है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ एक छोटी सी परिभाषा दिखा रखी है इसने, प्रकाश किरण। ये कहते हैं प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, ये आपको 7वीं क्लास में प्रयोग भी दिखाया था। मोमबत्ती है जो मुड़ी हुई पाइप में देखते हैं दिखाई नहीं देती है, लेकिन इस पाइप जब सीधी कर देते हैं तो वो हमें दिखाई दे देती है। तो कहते हैं प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ और इंगित करता है, इसे प्रकाश किरण कहते हैं। यानी एक रास्ता प्रकाश का जो होता है ना, वो प्रकाश किरण है। और किरणों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं किरण पुंज। जैसे हमने कोई कमरे में बैठे हैं, खिड़की या दरवाजे में छेद है, उनमें से प्रकाश आ रहा है, तो हमें वो पुंज दिखाई देता है, किरणों का पुंज। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें कह रहा है कि जैसे पहला आता है प्रकाश परावर्तन के नियम है, ये भी मैंने आपको बताया था, प्रकाश परावर्तन के नियम। इस नियम में क्या होता है कि, एक सेकंड, मैं यहाँ आ जाता हूँ मैं अभी। होल्ड रखना होगा। तो हाँ, अब ये जैसे दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है। ये दर्पण दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि 1 मिनट खाली जगह हो तो मैं उस पर बता देता हूँ आपको। इसमें देखता हूँ कहीं खाली जगह मिलेगी तो। हाँ, ये इसमें खाली जगह है, यहाँ कराता हूँ आपको। ये है दर्पण, यहाँ पॉलिश की हुई है नीचे, क्योंकि कोई समतल दर्पण जो होता है ना, समतल दर्पण होता है, उसमें हम चेहरा देखते हैं, क्योंकि इसकी चांदी की पॉलिश की होती है, क्योंकि चांदी बहुत ही अच्छी परावर्तक है, बहुत ज़्यादा चमकदार होती है चांदी। तो चांदी की पड़ चढ़ाई होती है, उसके ऊपर थोड़ा लाल सा रंग किया होता है। आपने देखा हो शीशा या दर्पण जो है, इसके पीछे जो है ना रेडी से या लाल रंग का सा होता है, उसके नीचे चांदी का लेप होता है, उससे दर्पण बन जाता है। तो यहाँ एक सेकंड, ये दर्पण मैंने बताया आपको, ये पॉलिश की हुई है। ये ऊपर वाली जो है वो परावर्तक सतह है। तो जब कोई प्रकाश किरण आकर के जब इस दर्पण से टकराती है ना, तो वो टकरा करके वापस परावर्तित हो जाती है ऐसे। यानी इस प्रकार ये आ रही है और ये टकरा करके वापस जा रही है। ये है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब हम इस दर्पण के साथ एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जिसे हम कहेंगे अभिलंब। ये अभिलंब है, ये यानी दर्पण जो है ना, ये दर्पण हमारा, इस दर्पण के साथ ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसको बोलते हैं अभिलंब। तो ये किरण कहलाती है आपतित किरण। क्या कहलाती है? आपतित किरण। और ये जो टकरा करके जा रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण।
ये परावर्तित किरण है, और ये है हमारा अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ दो कोण बनते हैं, आपतित किरण इस किरण के बीच में और अभिलंब के बीच में कोण बनता है, ये कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, यानी कि आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई है ये। और परावर्तन और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, ये कोण जो बन रहा है, ये कोण, इसको बोलते हैं आर, यानी परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब एक नियम ये बनता है इसमें, चाहे पहला कह जो दूसरा कह दो, ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सदैव एक तल पर ही रहते हैं, इसी तल पर रहते हैं ये यहाँ। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक तल पर ही रहते हैं, इसे कहते हैं नियम, परावर्तन का पहला नियम कह दीजिएगा आप। ठीक है, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण जो होता है ना, ये आपतन कोण जो है, दोबारा बताता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था उसके अंदर। ये दर्पण हो गया, ऐसे ये हो गया, ये आपतन कोण था, ये आई है और ये आर है, परावर्तन कोण। दोनों हमेशा बराबर होते हैं, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर बराबर होते हैं। कहने का मतलब यही है, अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 का होगा, अगर ये 60 का है तो ये 60 का होगा, ये 50 का है तो ये 50 का होगा। तो कहने का मतलब आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ मैं, ध्यान देना इसको, कि ये आई है और ये आर है। ये प्रश्न कई बार आ जाता है कि ये कहता है कि मतलब जैसे ये जो आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित। आपतित किरण कहता है दर्पण के साथ 40 डिग्री का कोण बना रही है, दर्पण के साथ कितने का? 40 डिग्री का एंगल बना रही है ये जो एंगल है ना, ये कोण जो है वो कितने का है? 40 है। तो बताओ ये कोण और ये कोण, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण कितने का होगा? तो आपको चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये जो कोण होता है, ये कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, अब शायद समझ गए होंगे जो बच्चे पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं। तो ये 40 का है, 40, 90 में से 40 घटा दो आप, कितना बचेगा? 50। ये जब 50 का है तो ये भी 50 का होगा, यानी आपतन जब 50 का हो गया तो परावर्तन भी क्या हो गया? 50 का हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना नियम, आपतन और उसके परावर्तन के नियम। अब यहाँ समतल दर्पण से कुछ प्रतिबिंब बनते हैं, उसकी थोड़ी चर्चा करता हूँ मैं, क्योंकि आज तो ये इतना ही होगा। फिर समतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आभासी होते हैं और वास्तविक होते हैं। जो आभासी होते हैं वो तो क्या होते हैं? सीधे, और वास्तविक जो होते हैं वो उल्टे होते हैं। तो जब भी आप किसी भी कहीं भी आप प्रतिबिंब अपना देखो, अपना मतलब जो चेहरा देखो जहाँ भी, तो हम क्या हैं? हम तो बिंब हैं, और हमारा जब दर्पण में देखते हैं तो वो दिखाई देता है वो प्रतिबिंब है। ये विज्ञान की भाषा है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण में अगर जब आप अपना चेहरा देखोगे ना, जैसे ये समतल दर्पण है, ऐसे पुलिस, यहाँ हम खड़े हैं यहाँ, तो ऐसे लगता है जैसे जितनी दूर हम आगे खड़े हैं ना, उतनी पीछे हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है सीधा। और जैसे जैसे दर्पण से हम हटते जाएंगे हमारी दूरी भी बढ़ती जाएगी पीछे। दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब, ऐसे लगता है जैसे दीवार पर दर्पण है तो दर्पण बहुत ज़्यादा मतलब प्रतिबिंब जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे पीछे चले गया। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं? आभासी होते हैं। आभासी हमेशा क्या होते हैं? सीधे, आभास कर रहे हैं हम, क्योंकि वास्तविक तो वो होते हैं जो पर्दे पे बनते हैं। वो प्रतिबिंब जो पर्दे पे बनते हैं ना वो वास्तविक होते हैं। तो यहाँ क्या है कि समतल दर्पण जो है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे लगता है जैसे हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हम जैसे हम दर्पण से आगे पीछे हटते जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी पीछे चला जाता है। अगर आप दर्पण में आप करके देखना घर में,
तो एक ही हो गया कि जितने हम दर्पण से दूरी होती है, ये दूरी जो है, ये दूरी जैसे 1 मीटर है हमारी दूरी दर्पण से, कितनी है 1 मीटर, तो हमारे प्रतिबिंब भी 1 मीटर दूर होगा। यानी कि समतल दर्पण में पहला गुण यह है कि जितनी दूरी पर हम खड़े होते हैं हमारा प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर ही पीछे आभास होता है, आभासी है, आभास कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जैसे हम 2 मीटर कर दें तो ये 2 मीटर। अब आपसे प्रश्न ये कह दे कि समतल दर्पण से हम 1 मीटर दूर खड़े हैं, कितने दूर खड़े हैं 1 मीटर ये दूर खड़े हैं यहाँ, तो बताओ बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये दूरी क्या होगी, तो 1 मीटर ये 1 मीटर ये, यानी 2 मीटर होगी टोटल, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि एक तो बता दिया मैंने, आभासी बनता है समतल दर्पण, जो प्रतिबिंब बनता है आभासी होता है। आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, सीधा है, आभासी है। दूसरा, जितनी दूरी पर हम दर्पण से खड़े होते हैं प्रतिबिंब हमारा उतना ही पीछे की तरफ है आभास हो रहा है हमें, जैसे 2 मीटर खड़े हैं तो 2 मीटर। तीसरा, इसमें यह कहता है कि हमारे वस्तु को या बिंब का जो आकार होता है वही प्रतिबिंब का आकार होता है। जैसे हम दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं तो बिल्कुल उतना ही बड़ा हमें चेहरा प्रतिबिंब में दिखाई देगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। आगे तीसरे समझ में, यानी बिंब का जो आकार होगा, जो वस्तु का आकार होगा, वही प्रतिबिंब का आकार होगा। उसके बाद मैंने आपको शायद 7वीं क्लास में ये बताया था कि समतल दर्पण में दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई, उसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। दायां भाग, आप दर्पण के सामने खड़े होना और अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाना, तो ऐसे लगता है जैसे प्रतिबिंब जो देखोगे ना, तो ऐसे लगता है जैसे हमने बायां हाथ उठा रखा है। ये मैंने करवाया भी था, आपको करवाया हुआ है। तो इसी तरह एम्बुलेंस जो लिखा होता है ना, अब देखो आप, मैं थोड़ा सा एक बी शब्द दिखाता हूँ आपको लिख के, ये बी है। ठीक है, इसको अगर आप दर्पण में देखो तो इस प्रकार दिखाई देगा ऐसे, यानी बायां दायां और दायां बायां बन जाता है। सी ऐसा होता है, तो ये आपको दर्पण में ऐसे दिखेगा उल्टा, यानी बायां भाग दायां दिखाई देता है, उल्टा पुल्टा वैसे नहीं होता। जैसे ए देखें तो ए दिखेगा, ये ऐसे ही दिखेगा ये तो। ठीक है, इसी प्रकार डी देखेंगे ना हम, तो डी, ये डी है तो डी ऐसे दिखेगा हमें, ऐसे ऐसे। तो कहने का मतलब बायां भाग दायां दिखाई देता है, दायां भाग बायां। ये समतल दर्पण के गुण है, लक्षण है समतल दर्पण के, जो प्रतिबिंब बनता है उसके लक्षण है ये। ठीक है, तो उसके बाद हम, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन हो गया, नियम हो गए। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं 3 नंबर में आती है, ध्यान रखना ये। तो उसके बाद हम करेंगे गोलीय दर्पण, ये हम अगले वीडियो में मैं तैयार करके भेजूँगा आपको। गोलीय दर्पण, ये मैंने आपको 7वीं क्लास में बताया, दिखाए होंगे दर्पण, तो इसमें भी करेंगे हम। तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, ग्रुप में भी भेज सकते हो। इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।